नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। स्पोर्ट्स इस कड़ी में आप इनको जान ही रहे होंगे, विधांशु जी पहले भी आ चुके हैं चैनल पे और फिर से बता देता हूँ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। देश विदेश तक हर मैच को, हर अंतर्राष्ट्रीय मैच को कवर किया है। विराट कोहली पर किताब लिख चुके हैं और चूंकि इतने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं तो देश में कोई भी खिलाड़ी नहीं होगा जिनसे इनकी बातचीत नहीं होती, जिनसे जो इनको नहीं जानते होंगे। आज हम बात करते हैं जो क्रिकेट में एक नया चल रहा है, नया फेनोमेनन है। अभी आपने देखा होगा, कंट्रोवर्सी हो गई कि जियो सिनेमा ने एक लॉन्च किया पोस्टर कि शर्मा जी के बेटा जो है यादव जी का बेटा हो गया, जिसमें सूर्या, मयंक और तो विधांशु, आप चूंकि इतने सालों से 25 साल तो हो ही गए होंगे आपको। जी हाँ, 24 साल तो पूरे हो गए। 25 साल से आप कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। 2001 तो इस तरह का कभी आपने देखा? ये बड़ा गजब का फेनोमेनन नहीं है? ये बहुत बढ़िया बात है और इनफैक्ट ये ऐड भी अब मतलब हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे, हमारे समाज पे भी एक बहुत अच्छी कमेंट्री करता है कि किस तरह से खेल जो है पास ऑन हो रहा है। अगर आप भारतीय क्रिकेट को देखेंगे, इनफैक्ट जेनेसिस भी जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ तो उस वक्त धर्म के नाम पे बनती थी टीम, है ना। हाँ, इंग्लिश वर्सेस पारसी की टीम ही होती थी, हिंदू की एक टीम होती थी, मोहम्मडन्स होते थे, पारसी, ये 4-5 कम्युनिटी इस तरह से पहली टीमें ऐसे बम्बई में जो क्रिकेट यही फायदा होता है अनुभवी लोगों से बात करने की। मुझे तो नहीं पता था, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, तो उस समय धर्म के इस पे टीम बनती, टीम्स ऐसे बनती थी। धीरे धीरे राष्ट्रीयता जागी है और क्रिकेट में भी खेल का उसमें देखने को मिला। 1932 में जो उस वक्त बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष, आप कह सकते हैं, डी मेलो साहब, उन्होंने सोचा कि एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनाई जाए। तब एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली गई। फिर अगले 2 साल बाद उसको पटियाला के महाराज ने फिर उनको ट्रॉफी दिया, रणजी ट्रॉफी के नाम से वो बना। तो ये तो खेल इस तरह से चला। मैं जिक्र कर रहा हूँ जो जिस टाइमलाइन का धर्म से शुरू हुआ और उसके बाद जब आप देखेंगे 1932 में इनफैक्ट भारतीय टीम खेलेंगे और 36 में बिहार की भी रणजी टीम बन गई थी। अगर आपको 1936 में बिहार ने पहला रणजी मैच खेला है। अच्छा, बंगाल, यानी कि तब अनडिवाइडेड बिहार होगा ना, जो अब चला गया। नहीं, 1936 में हाँ, बिहार झारखंड से अनडिवाइडेड है, लेकिन उससे पहले बंगाल का पार्टीशन 1900, हाँ, तो उससे 20-25 साल पहले जो। तो ये कहने का मतलब उस दौरान 1930, 36, 40, 50 उस समय की जो टीमें थी उसमें आपको मोस्टली ऐसे ही खिलाड़ी मिलते थे जो थोड़े इलीट का मतलब हुआ वो खेल सकते हैं अलग से, है ना। राजा रजवाड़ों की टीमें होती थी, उसमें राजा खुद कैप्टन होते थे और साथ में 10 खिलाड़ी और खेलते थे। उसमें अच्छे खिलाड़ी भी होते थे, जो भारतीय क्रिकेट का बहुत ही समृद्ध इतिहास है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये जो दिन थे और उसके आगे काफी समय तक क्रिकेट भी एक एलिटिस्ट गेम रहा है, माना ही जाता है। हाँ, मतलब भारत में 1983 से पहले अगर आप लोग फुटबॉल और हॉकी खेलते थे, क्रिकेट तो 83 के बाद सड़कों पे आया। उससे पहले ज्यादा पॉपुलर यही गेम थे। तो क्रिकेट में भी जो जिस तरह के खिलाड़ी आते थे वो सब ब्राह्मण परिवार से होते थे और सो कॉल्ड अपर कास्ट से होते थे। आप जितने भी बड़े प्लेयर्स के नाम जानते हैं, मोस्टली उनमें से आपको ब्राह्मण और उस तरह के प्लेयर्स मिलेंगे जो कि खेल रहे थे, जो खेल सकते थे। अब जैसे जैसे भारत में विकास सचमुच सही मामले में थोड़ा नीचे, थोड़ा टपक के ही पहुंच रहा है, उस स्पीड से तो नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। हम कब 70-75 साल हो गया, लेकिन जिस स्पीड से भी गया तो वो उसका असर हमको अपने क्रिकेट पे भी और क्रिकेट टीम पे भी देखने को मिल रहा है। अब ये ज्यादा आप कहेंगे कि मतलब डाइवर्स समय के साथ जो है बदलाव होते जा रहा है। जो पहले सम्भ्रांत और बड़े परिवारों तक सीमित था क्रिकेट, अब जो वो नीचे गांव कस्बों तक, जैसे अपने सुपौल तक जा रहा है, सुपौल तक जा रहा है, गोपालगंज से खिलाड़ी निकल रहे हैं। आप देखिए सासाराम से आकाशदीप है, मुकेश कुमार गोपालगंज से, इस तरह के खिलाड़ी निकल रहे हैं, सिर्फ पटना से नहीं निकल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने जो 3 यादवों का जिक्र किया, जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और बहुत पूरे भारत का सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं और इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि उस इलाके से, मतलब एक चीज तो चले ये हुआ कि ये एक चीज है, बता रहा है कि कैसे उन इलाकों से जब खिलाड़ी ऊपर आ रहे हैं, नेशनल लेवल में आ रहे हैं, जहां से हम शायद पहले सोच नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि वहां तक जरूरत ही नहीं हो पा, पहुंच ही नहीं पाते थे, लोग को सुविधा ही नहीं मिलती थी। तो आपको क्या लगता है, जैसे और भी खिलाड़ी बहुत से बिहार से ही ले लेते हैं हम, तो बहुत सारे खिलाड़ी हो गए, जैसे आपने भी 3 लोगों का नाम बताया, है ना, ये तो 3 है ही। देखिए बिहार, क्या उनको चुनौती मिल रही है, जो सम्भ्रांत परिवार, संपन्न परिवार, सम्भ्रांत तो सब है, संपन्न परिवार से जो लोग आते थे,
क्या उनको जो चुनौती मिल रही है इन गांव और बिल्कुल कस्बों के लोगों से? बिल्कुल, टीम में अब आना पहले एक बर्थ राइट जैसा, देखिए आप रिजर्व्ड इस तरह से हो जाते थे टीम में आने के लिए जिनके पास पैसा है, ताकत है, पावर है, क्योंकि बाकी के पास वो है नहीं। आप ही के पास बल्ला है तो आप ही तो करेंगे बैटिंग, आपने बैटिंग की है तो आप ही ने प्रैक्टिस की, तो ऑब्वियसली आप जिसके पास बल्ला नहीं था या जो लकड़ी के से खेल रहा था उससे शायद आप अच्छे खेल रहे थे तो आप आ रहे थे। लेकिन अब वो बल्ला सबके पास है, वो गेंद सबके पास है, और वो उमंग, वो तरंग और जानकारी, वो जोश, और जो कहते हैं ना कि हम किसी से कम नहीं है, तो भारत में एक एक युवा के अंदर आ गया, उसमें कोई जाति विशेष की बात करने की जरूरत ही नहीं। तो फिर जब आपका प्लेइंग फील्ड थोड़ा लेवल हो गया है तो उसमें आपको उस तरह से नजर आएंगे, सब तरह के रिप्रेजेंटेशन नजर आएगा। और ये सबसे अच्छी बात भारतीय क्रिकेट की है कि यहाँ पे सब अपने परफॉर्मेंस पे ही आ रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने जितने भी इन खिलाड़ियों को नाम दिया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को आउट कर रहे हैं और तमाम बातें। बिहार के क्रिकेट पे मैं एक थोड़ा सा और इस पर चर्चा जरूर करना चाहूँगा। मुझे लगता है बिहार की धरती में तेज गेंदबाज पैदा करने की कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप इसके हिस्ट्री में देखेंगे ना कि इससे पहले भी बिहार से जो सबसे पहले जिस क्रिकेटर ने खेला है उनका नाम था श्रुति बैनर्जी। अच्छा। पटना से थे तो कलकत्ता से, लेकिन बाद में उन्होंने पटना से 1940 में वो टाटा जमशेदपुर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने पूरा करियर क्रिकेट का जमशेदपुर में खेला। और जब भारतीय टीम के लिए जिस साल खेला उस समय में वो जमशेदपुर में ही खेल रहे थे, तो उन्हें कह सकते हैं कि वो श्रुति बैनर्जी वो तेज गेंदबाज थे। एक टेस्ट मैच खेला उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1948-49 में, एक ही टेस्ट मैच में मौका मिला था और उस टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए। एक में 5? हाँ, 2 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 5 विकेट लिए हैं, 25 का औसत है। और उसके पहले कुछ अनऑफिशियल टेस्ट मैच, अनाधिकारिक टेस्ट मैचेस भी होते थे, उसमें भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में 30 विकेट लिए थे। तो अच्छे तेज गेंदबाज थे। इनफैक्ट भारत के टॉप 2 फास्ट बॉलर्स में उस वक्त उस वक्त थे। और इनफैक्ट 49 के बाद भारतीय टीम ने 3 साल तक क्रिकेट खेला नहीं तो उनको और मौका मिलता और हम उनके बारे में और जानते हैं। उसके बाद भी आप देखिए सुब्रतो बैनर्जी, ये जो 90s में आए, ये भी अब जमशेदपुर एक बड़ा गढ़ रहा है स्पोर्ट्स का, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी, तो वहाँ से भी निकल के आए, सबकरी निकल करके आए। तो ऐसे और अब बाद में अब इन 3 बॉलर्स को आप देख लीजिए जिनकी बार चर्चा करें, आकाशदीप, मुकेश, ये सारे तेज गेंदबाज हैं। अगर आप लोकल भी क्रिकेट खेलते हैं और जो बिहार और आसपास के लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे एक टीम में कोई ना कोई एक गेंदबाज होता है जिसे हम कहते हैं ना बहुत दांत खींच के बॉलिंग करता है, दौड़ के आता है और बाउंसर और बम्पर मारता है सर पे। तो वो एक जज्बा फास्ट बॉलर का ना एटीट्यूड होता है। वसीम अख्तर क्या कहते हैं कि फास्ट बॉलर वो ना आपका एटीट्यूड फास्ट बॉलर कौन है, आज तो इसको विकेट फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। तो वो वाला एटीट्यूड बिहार में है, बिहारियों में होता है। तो इसलिए मुझे लगता है वो फास्ट बॉलिंग में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बिहार की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि वहां से जब फास्ट बॉलर्स ज्यादा निकलते हैं और मयंक यादव उसी कड़ी में एक आगे और निकलेंगे, आप देखते रहिएगा। अब आगे देखिएगा इसमें और भी निकलते रहेंगे। ये थी बड़ी मजेदार बातचीत बिहार के बारे में, बिहार क्रिकेट से लेकर जो क्रिकेट के बदलते स्वरूप में, जहाँ की पहले कहा जाता था संपन्न घरानों का, जो समृद्ध घरानों को वहीं तक क्रिकेट सीमित था, अब जो है जैसे अभी जो ऐड चला जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी का कि चर्चा में भी आया कि जो है शर्मा जी का बेटा नहीं अब यादव जी के बेटे हैं क्रिकेट में। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद वेदांशु जी। धन्यवाद। और व्यूअर्स, आपको उम्मीद अच्छा ही लग रहा होगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमारा भी उत्साह और मनोबल बना रहे। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।